अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज एक मुनफरद किस्म का प्रोग्राम करूँगा। आज सियासी तज्जिया नहीं होगा, एक प्रोग्राम आप सुनेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, एंजॉय भी करेंगे और बहुत सा इसमें सबक भी है। ये लिफ्ट है पार्लियामेंट हाउस की और मैं पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग में मौजूद हूँ। सामने ये बुज़ुर्ग जो नज़र आ रहे हैं ये ज़फ़र इकबाल साहब हैं और ये क्या काम करते हैं, ऐसा काम अनोखा जो ज़िंदगी में शायद मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि ऐसा काम भी कोई करता है। तो बहुत अच्छा नेकी का काम कर रहे हैं, इनसे आज डिस्कस करेंगे और चलते हैं लिफ्ट में। ज़फ़र इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? वेलकम सर, आपको हमने ज़हमत दी, आपने टाइम दिया। व्यूअर्स, ये ज़फ़र इकबाल साहब एक काम कर रहे होते हैं, मैं आपको बताऊं कि 17-18 साल से पार्लियामेंट हाउस की ये लिफ्ट ऑपरेटर हैं, काम कर रहे हैं, यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन एक नेकी का काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे पर्ची लगी हुई है, आप देख सकते हैं ये लिफ्ट में, और इस पर्ची पे ये लिखा हुआ है कि एक आज की अच्छी बात, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें फोकस करता हूं मैं कोशिश करके कि लिखा है कि नेकी वो कि जिससे पहले न तो टाल मटोल से काम लिया जाए और न ही बाद में एहसान जतलाया जाए। ये 2234 ये नंबर भी लिखा है कि ये 2234 इन्होंने पर्चियां लगाई हुई हैं और ये बड़ा काम है। लिफ्ट में वज़रा भी आते हैं, वज़ीर आज़म भी कभी कभार इन्हीं लिफ्टों से गुजरते हैं। सहाफ़ी लोग या पार्लियामेंट के जो हज़ारों की, सैकड़ों की, हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन हैं, वो भी ये लिफ्टें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो पढ़ रहे होते हैं उन पे क्या असरात होते हैं और ये काम क्या सोच कर रहे होते हैं। इनकी बड़ी कहानियाँ हैं, दिलचस्प कहानियां हैं। ख्वाजा आसिफ के साथ भी उन्होंने भी बुलाया था, उन्होंने ये पर्चियां मांगी कि ये अक़वाल ज़री हैं। ये चुन चुन के ढूंढ के किस तरह लाते हैं और कितनी पर्चियां इन्होंने इकट्ठी की हैं। किताब छपवाने की ऑफर भी इनको की गई। इस सारी सूरत हाल पर इनसे बात करेंगे। ज़फ़र इकबाल साहब, ये फरमाइए, ये क्या सोच कर काम शुरू किया था आपने, पहले तो ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब 2003 में लिफ्ट ऑपरेटर यहाँ भर्ती हुआ तो मैं जब लिफ्ट चलाता था तो लोग आके यहाँ पर फजूल बातों में टाइम ज़ाया करते थे, किसी की ग़ीबत की, किसी के ख़िलाफ़ कोई बात की। तो मैंने, क्योंकि बचपन से ही वो मेरा को शौक़ था, एक हर शख्स की हॉबी होती है, मेरी ये हॉबी थी कि मैं बड़े लोगों की बड़े बातें नोट करता था। मैंने एक अपनी डायरी बनाई, उसमें लिखा करता था। और उस वक्त जब मैंने ये लिफ्ट में फजूल बातें लोगों की सुनी तो मैंने कहा कि क्यों ना इस वक्त को ऐसा इस्तेमाल किया जाए कि नेकी का काम भी हो, तबलीग का काम भी हो और इन लोगों के एहसासात को चेंज किया जाए। ये मकसद लेकर मैंने दो तीन रोज़ पहले एक पर्ची पर लिखा कि आज की एक अच्छी बात। अब लोगों ने कहा कि यार ये रोजाना लिखी, सिर्फ इतना लिखा, आज की अच्छी बात क्या थी वो नहीं लिखा क्योंकि वो पहली तारीख करीब थी। तो मैंने सोचा कि यानी ये टेस्ट केस आपने बनाया कि मैं देखूं पर्ची लगा के लोग पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, इस वजह से लगाई। जी सर। ओके। तो लोगों ने कहा कि यार ये हम 2-3 दिन से देख रहे हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ कि आज की एक अच्छी बात, लेकिन अच्छी बात है नहीं। मैंने बोला ये जैसे कोई ड्रामा या फिल्म चलती है तो उससे पहले इश्तिहार दिया जाता है, शायद ये कोई टीजर चलाया आपने। जी तो 2-3 दिन के बाद जब पहली तारीख आई तो मैंने पहली बात उस पे जो लिखी, आज सब ऐसे अमाल करो कि तुम्हारे बाएं तरफ वाले फरिश्ते को तुम्हारे अमाल नामे में कुछ लिखने की जरूरत ही महसूस ना हो। अच्छा, फिर और उससे अगले दिन जब मैंने ये बात लिखी कि कितना खुशकिस्मत है वो इंसान जिसकी जिंदगी का इख्तिताम उसके आगाज जैसा हो। अब 60-70 साल गुजारने के बाद अगर इंसान फरिश्तों की तरह, जिस तरह पहले दिन पैदा हुआ दुनिया में आया तो वो गुनाहों से पाक होता है, और 60-70 साल गुजारने के बाद वो अगर जाए दुनिया से तो उसके इसी तरह गुनाहों से पाक हो, तो ऐसे बहुत कम। चले, ये तो नेकी का काम है, ये नेकी का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। है वैसे बज़ाहिर तो छोटा काम है, लेकिन इसमें से अगर कोई एक बंदा फर्ज करें लिफ्ट में ये पढ़ रहा है, 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए भी खामोश हो जाए, कोई गिबत न करे किसी की, कोई बुराई न करे,
تو یہ بھی بڑا نیکی کا کام ہے دیکھا جائے تو. لیکن اس سے کوئی لوگوں نے کچھ کوئی اثر بھی پڑا ہے؟ کوئی کہانیاں تو سنی ہوگی کسی کو پہ کوئی اچھا اثر پڑا ہو کوئی؟ جی سر، بہت سارے لوگ ہیں. ہاں. خواجہ آصف اس میں سے اس وقت پانی اور بجلی کے وزیر تھے. ہاں. تو انہوں نے جب یہاں کوئی بات پڑھی تو مجھے بلوایا کہ کون لکھتا ہے. میں گیا تو انہوں نے اس کے جو پچھلا ریکارڈ تھا اس وقت 215-20 باتیں ہوئی تھی، تو انہوں نے وہ مجھ سے ریکارڈ لیا. اچھا. تو مجھے بڑا اپریشیٹ کیا، میرا حوصلہ بڑھا. پھر میں اس کام کو جاری تو رکھا. خواجہ آصف نے مانگے بھی تھے آپ سے، سنا ہے جی جی، کہ یہ سارے مجھے دے دیں اگر؟ وہ میں نے ان سے کہا کہ میری ڈائری میں نوٹ ہیں، میں ان کی کاپی کرا کے آپ کو کچھ دنوں بعد دے دوں گا. ہاں پھر دے دی؟ میں نے کاپی کر کے دے دی تھی. اچھا گڈ. تو کوئی کسی سیکٹری یا کسی افسر کے بھی کوئی میں نے سنا تھا کہ کوئی کتاب وغیرہ کی کوئی کہانی جو تھی، کوئی کسی نے کتاب چھپوانے کی آفر کی تھی؟ جی، یہ اغم ڈائری صاحب نے کہا تھا کہ یار اتنی ساری ہو گئی ہیں، آپ کتاب چھاپیں، خرچہ میں دے دوں گا. میں نے کہا کہ میرے پاس وقت ادھر بہت کم ہوتا ہے، میں چھاپوں گا کتاب لیکن وقت چاہیے مجھے. تو ابھی تک میں وہ کام نہیں کر سکا کہ کتاب کے عمل کو پورا کر سکوں. تو یہ ویسے کتاب کے برابر مواد ہو گیا ہے جی تقریباً؟ جی، یہ تقریباً 2200 سے اوپر ہو چکی ہیں. یہ کتنے پیجز ہو جائیں گے ابھی؟ اب جو آپ نے ڈائری بنائی ہے کتنے پیجز کی ہو گئی ہے اراؤنڈ اباؤٹ؟ وہ ڈائری تو اس وقت تو بھر گئی تھی، یہ تو اس کے بعد تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں. وہ مجھے ابھی اکٹھی کرنی پڑیں گی، اسی لیے میں وقت مانگتا ہوں کہ اگر وقت ہو، میرے پاس ٹائم ہو، تو میں اس کو کتاب کی شکل میں لے کے آؤں. تو انشاءاللہ میں لے آؤں گا ایک دن. جس طرح آپ نے کہا کہ شروع میں نے لگایا تھا کہ آج کی ایک اچھی بات، صرف اتنا لکھا، اچھی بات لکھی نہیں، تو لوگ 3-4 دن پڑھتے رہے، آخر کار لوگ بھی تنگ ہو گئے پڑھ کے. ایک آج کی ایک اچھی بات تو تھی نہیں. اس طرح لوگ چڑچڑے پڑ جاتے ہیں نا. اب یہ روز پرچیاں پڑھ کے کسی نے برا تو نہیں منایا؟ نہیں، یہ روزانہ ایک اچھی بات میں لکھتا، روزانہ علیحدہ نئی بات ہوتی تھی. تو پھر کچھ وزیروں نے بھی اور کچھ ایم این ایز نے مجھے کہا، افسروں نے بھی کہا کہ آپ کبھی کبھار ہم چھٹی کر لیتے ہیں تو آپ کی بات رہ جاتی ہے، آپ کی بات. اچھا، یعنی تواتر کے ساتھ یہ لوگ پڑھتے ہیں؟ جی جی. تو آپ 1-2 دن لگی رہنے دیا کریں یہ باتیں، تاکہ اگر ہم جس دن چھٹی کریں تو اگلے دن آگے پڑھ لیا کریں. اگر میں جس لفٹ میں ہوں اور بات نہ لکھی ہو تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم تو آج غیر حاضر ہو. ہم کبھی کبھار سیڑھیوں سے بھی آ جا رہے ہوتے ہیں. اب تو جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ ایک اچھی بات لکھی ہوتی ہے آپ کی طرف سے لفٹ میں، تو میرا تو دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں سیڑھیوں کی بجائے لفٹ ہی استعمال کیا کروں. تو اس طرح کے کوئی اور بھی لوگ ہیں کوئی جو لفٹ میں اس وجہ سے سب آ رہے ہوں سیڑھیوں کی بجائے؟ بالکل، کہ ایک اچھی بات پڑھنے کو ملے گی. بالکل. وہ مجھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کی لفٹ کون سی ہے. اچھا. تو وہ پوچھ کے اس دوسری لفٹ کا انتظار کرتے ہیں اگر وہ اوپر گئی ہو تو. اوکے. پھر وہ آ کے پڑھتے ہیں اور مجھے اپریشیٹ کر کے جاتے ہیں کہ کہتے ہیں یار آج ہم نے یہ. تو صرف آپ اپنی لفٹ میں لگاتے ہیں کیا؟ جی. کوئی ایسے لوگ بھی تھے کہ کہتے تھے یار ہماری لفٹ میں یہ نہ لکھا کرو. لیکن آج تو سنا ہے تینوں لفٹوں میں ہے پرچی؟ نہیں، یہاں کیونکہ ہم کسی بھی میں لفٹ میں جا سکتا ہوں نا. ہاں. یہاں مطلب یہ جو 3 ہیں ان لفٹوں میں لگاتے ہیں؟ ان تینوں لفٹ. ظاہر ہے پارلیمنٹ جب سائڈ میں جاتا ہوں تو سائڈ والی جو میری اپنی لفٹ ہوگی روسٹر میں، میں اس میں لگاتا ہوں. ہاں. باقی پارلیمنٹ ہاؤس کی جو لفٹیں ہیں اس میں تو ظاہر ہے نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے. تو آپ نے اب یہ جو 3 لفٹیں ہیں اب تینوں میں کسی میں بھی ڈیوٹی لگ سکتی ہے تو تینوں میں لگا دیتے ہیں؟ جی جی. اچھا. تو آگے مطلب یہ کتاب چھپوانے کا ہے ارادہ؟ جی بالکل. جب تک میں یہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوں تو میرا یہ پکا ارادہ ہے کہ میں اس سلسلے کو جاری رکھوں. اور یہ تو خواجہ آصف کے علاوہ اور کسی حامد ڈوگر صاحب ہیں وہ پڑھتے ہیں، لودھی صاحب یہاں کے ہیں، سکری صاحب وہ پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ادھر آفیسر، اور تقریباً یہ 80% لوگ جو ہیں یہ میری باتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پتہ ہے. اچھا. اچھا. کتاب خریدنے اور کوٹ خریدنے والی کیا کہانی تھی؟ وہ ایک ہمارے آفیسر تھے خالد محمود صاحب. ایک دن میں جب ڈیوٹی ختم کر کے گھر چلا گیا تو انہوں نے کہیں لفٹ سے گئے تو انہوں نے وہ ایک انگریز کا بول پڑھا کہ اگر پرانے کوٹ سے کام چل جائے تو کوئی نئی کتاب لے کے پڑھ لیں. تو وہ کہتے انہوں نے دوسرے دن مجھے بلایا، چائے وغیرہ پلائی، تو یہ کہا کہ یار یہ کولاب لکھتے. میں نے بولا جی سر. کہتے یار میں نے کوئی چیز لینی تھی تو میں
मेरे को या तो वक्त नहीं मिलता था या मेरी जेब में जिस दिन वक्त मिला उस दिन पैसे नहीं थे। कल एक ऐसा दिन गुजरा जिस वक्त मेरे पास पैसे भी थे और मेरे पास वक्त भी मेरे पास मिल गया। तो मैं जा रहा था बाजार वो चीज़ खरीदने के लिए, तो जब मैं लिफ्ट में पहुंचा तो आपकी ये बात पड़ी, उस अंग्रेज़ का कॉल। तो मैंने वो चीज़ लेने का इरादा तर्क करके और एक दो किताबें में ले गया, और रात को मैंने एक किताब आदि पढ़ी जिससे मेरी ज़िंदगी में बदल गया। अच्छा, और जबरदस्त। मैंने कहा कि मैं उस लिफ्ट ऑपरेटर को सुबह बुलाऊंगा और उसको अप्रिशिएट करूंगा। अच्छा, जबरदस्त, माशाल्लाह। तो ये अगर जिसका कॉल है तो जिसकी ये बात कही हुई है, जिस इंटेलेक्चुअल की, दानश्वर की, आलिम की, तो उसको अगर कोड करते भी हैं, कोड भी करते हैं, इसमें तो नहीं है कोड जिसका मुझे पता होता है ना कि ये फलां बड़े शख्स ने हाँ, ये बात, ये किताबों से निकालते हैं या सुनी सुनाई कहीं से जो अच्छी बात लगती है वो लगा देते हैं? अल्लाह की देन है कि मैं जब अल्लाह ताला किसी को किसी काम पे लगा देता है ना, हाँ, तो उसको ये मवाद भी मुहैया अच्छी बात का तो हर बंदे को पता होता है, सोच भी रहा होता है, लेकिन वो नसीहत बहुत कम हम करते हैं ना। तो ये आपके अपने ज़हन में जो अच्छी बात आपको सोच आती है वो भी लिखते हैं, और किताबों में मुख्तलिफ किताबों में, रिसालों में वो मवाद देखता रहता हूँ, और उनमें 70-80 बातों में से कोई एक आध ऐसी बात होती है जो दिल में उतरने वाली बात होती है, मैं वो ही बात लिखता हूँ जो दिल में उतरती है। ये तो आपको तो याद भी हो गए होंगे बहुत सारे, ज्यादा। याद। अच्छा, नया कॉल ऐसा जिसने आपको खुद चौंका दिया हो, जो आज तक न भूले हो, ऐसा कोई? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला का एक कॉल है। किसी शख्स ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला से पूछा कि इंसान की अगर कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए तो किस तरह पता चलेगा? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान की कीमत कदर जो है उसकी जो एहसास ज़िम्मेदारी, जितनी एहसास ज़िम्मेदारी होगी उसकी उतनी ही ज़्यादा कीमती होगा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी जो भी शख्स अपने एहसास ज़िम्मेदारी को निभाए तो वो ज़्यादा कीमती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह ज़फ़र इकबाल साहब। व्यूअर्स, ज़फ़र इकबाल साहब की बातें आपने सुनी, और ये बहुत नेकी का अच्छा काम है कि लोगों को लिफ्ट में 1 मिनट का सफ़र भी नहीं होता, अब कुछ सेकंड्स का सफ़र होता है, लेकिन लिफ्ट में लोग जब आते हैं आपस में 2-4 दोस्त अब होते हैं, तो किसी न किसी की गिबत, बुराई, कोई गालम गलोच, कोई आगे पीछे, ये इस तरह की बातें गैर ज़रूरी जो फजूलियात हैं वो चलती रहती हैं। उनसे बचाने के लिए कुछ लम्हे भी अगर कोई बच जाए इंसान किसी की बुराई से, किसी फजूल बात करने से, तो ये वो कोशिश कर रहे हैं, और बड़ी मुतासर कुन कोशिश है इनकी। और अगले उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अहले जन्नत की 4 निशानियाँ हैं। नंबर 1 मुस्कुराता चेहरा, नंबर 2 नरम ज़ुबान, नंबर 3 रहम करने वाला दिल, नंबर 4 अता करने वाला हाथ। इल्म का एक कतरा जहालत के समंदर से बेहतर है, और अमल का एक कतरा इल्म के समंदर से बेहतर है। उसने सलूक की सबसे ज़्यादा हकदार तुम्हारी माँ है। जब इंसान पर अच्छा वक्त आता है तो वो भूलने वाली चीज़ों में सबसे पहले अपनी औकात भूल जाता है। डिग्री तो महज तालीमी अखराजात की रसीद होती है, इल्म तो इंसान की गुफ्तगू और अमल से ज़ाहिर होता है। आजकल लोग वफादार कम और अदाकार ज़्यादा हैं। बदबख्त है वो शख्स जो खुद तो मर जाए मगर उसका गुनाह जिंदा रहे।